ईरान ऐलान कर चुका है कि इजराइल ने सीज फायर नहीं किया तो उसका अस्तित्व मिटा दिया जाएगा। वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक हलचल तेज हो गई है। आशंकाएं तेज होने लगी हैं कि अरब से कभी भी न्यूक्लियर युद्ध की चिंगारी फूट सकती है, क्योंकि यहां अमेरिका, रूस और चीन के वर्चस्व की जंग ने जोर पकड़ लिया है। ईरान के समर्थन से हिजबुल्लाह और हूती ने इजराइल पर हमले तेज कर दिए हैं। इजराइल ने कहा है कि आत्मरक्षा के लिए वो पूरे अरब का हाल गाजा जैसा कर देगा। तो ईरान ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रदर्शन करके ये जता दिया है कि वो हमले के लिए तैयार है। सवाल यह है कि क्या चीन, रूस और अमेरिका की जंग से अरब में न्यूक्लियर विस्फोट होने वाला है? हमास और इजराइल का युद्ध अरब के लिए ही नहीं, बल्कि धरती के 5 महाद्वीपों के लिए परमाणु संकट बनने की ओर बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे के विनाशक घटनाक्रम इसी तरफ इशारा कर रहे हैं और विश्व राजनीति की नब्ज को समझने वाले भी ये संकेत दे रहे हैं कि इस युद्ध का परिणाम परमाणु विस्फोट हो सकता है। हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु विस्फोट के बाद युद्ध थम गया था, लेकिन अब एक परमाणु विस्फोट का मतलब होगा परमाणु वार, पलटवार और अंतहीन चेन रिएक्शन। इन आशंकाओं को अमेरिका के चुनावी मंच पर भी उठाया जा चुका है। ये है अमेरिकी ग्रीन पार्टी की राजनेता जिल स्टेन, जो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है, और इन्होंने कहा है कि अमेरिकी सरकार न्यूक्लियर युद्ध का खतरा बढ़ा रही है। The world won't survive this, and yes, we're not at nuclear war now, but could a nuclear war be triggered? Absolutely, and we're seeing this become more dangerous every day. जिल स्टेन ने जो आशंका जताई है वो हर दिन बढ़ रही है, क्योंकि अरब में विनाशक घटनाक्रमों की झड़ी लग गई। बीते 24 घंटे में जो हुआ वो महाविनाश के संकेत ही, क्योंकि हूती ने इजराइल का एक कार्गो शिप हाईजैक कर लिया है। हूती को ईरान का समर्थन प्राप्त है। इजराइल ने कहा है कि जरूरी हुआ तो पूरे अरब पर बमबारी करेंगे। ईरान ने फतह हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। ईरान ने कहा है कि इजराइल ने बमबारी की तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इजराइल के सामने मल्टी वॉर फ्रंट का संकट खड़ा हो गया है। एक तरफ हिजबुल्लाह लगातार लेबनान सीमा से इजराइल पर हमले कर रहा है, दूसरी तरफ हूती का संकट बढ़ता जा रहा है। हूती इजराइल पर मिसाइलें बरसा रहा है, लेकिन अब यह संकट और बड़ा हो गया है। हूती ने लाल सागर में इजराइल का एक कार्गो शिप हाईजैक कर लिया। गैलेक्सी लीडर नाम के इस जहाज पर 22 क्रू मेंबर हैं। क्रू मेंबर में कोई इजरायली नागरिक नहीं है। जहाज को यमन के एक पोर्ट पर ले जाया गया है। जहाज इजरायली अरबपति का था। ब्रिटिश कंपनी में यह जहाज रजिस्टर्ड था। ये तुर्की से भारत के लिए चला था। हूती को ईरान से हथियार सप्लाई हो रहे हैं और मिसाइल हमलों के बाद हूती ने इजराइल पर हमलों का एक तरीका खोजा है। लेकिन घटनाक्रम से भड़के इजराइल ने कहा है कि जरूरत पड़ी तो पूरे अरब पर बमबारी के लिए उसकी वायुसेना तैयार है।
אנו פוגעים בחמאס על הקרקע ומתחת פני הקרקע. פגענו באלפי מחבלים ועוד נגיע לכולם. युद्ध की आंच लगातार भड़क रही और इससे अरब में तनाव बढ़ता जा रहा है। इजराइल पर पलटवार करते हुए ईरान ने भी ऐलान कर दिया है कि उसका अस्तित्व एक झटके में समाप्त हो सकता है। ईरान ने इस धमकी के साथ ही सुपर हाईटेक शक्ति प्रदर्शन भी किया है। परीक्षण के बाद तेहरान में ईरान के सुप्रीम लीडर ने कटिंग एज टेक्नोलॉजी वाली हाइपरसोनिक ग्लाइडिंग व्हीकल फतह 2 को लॉन्च किया। ईरान के एडवांस मिसाइल महाविनाशक है और इसके हमले से बचा नहीं जा सकता। ईरान की फतह 2 फतह 110 का अपग्रेडेड हाइपरसोनिक ग्लाइडिंग व्हीकल वर्जन है। इसकी रफ्तार 18,500 किलोमीटर प्रति घंटा है। ईरान ने रेंज की जानकारी नहीं दी है, लेकिन इसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक हो सकती है। इसके साथ 50 टन तक का वॉरहेड फायर किया जा सकता है। इस व्हीकल को बैलिस्टिक मिसाइल से लॉन्च किया जाता है। इसमें ये क्षमता भी है कि ये खतरे को भांपकर अपनी उड़ान की ऊंचाई कम कर सकती है। इसी वजह से इसकी खासियत ये है कि ये किसी भी डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। इसमें रूस के अवनगार्ड HGV जैसी तकनीक इस्तेमाल की गई है। ईरान के फतह 2 लॉन्च करने के बाद HGV तकनीक वाले अब 3 देश रूस, चीन और ईरान हो गए हैं। ईरान ने फतह 2 मिसाइल की पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की है, लेकिन ये माना जा रहा है कि सुपर हाईटेक मिसाइल को बनाने के लिए रूस ने उसको तकनीकी मदद दी। यूक्रेन युद्ध में रूस की मदद के बदले पुतिन तेहरान को एडवांस टेक्नोलॉजी दे रहे हैं और अब ईरान के पास ऐसी सुपर पावर है जो अमेरिका के पास भी नहीं है। हमास और इजरायल युद्ध के बहाने अमेरिका विरोधी खेमा ईरान को मजबूत कर रहा है और अरब में अमेरिकी शक्ति और इजरायल के खिलाफ एक बड़ा गठबंधन बनाने की आधारशिला रख चुका है। चीन की राजधानी बीजिंग में अरब और मुस्लिम देशों के नेताओं का सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में चीन के विदेश मंत्री वांग ही ने युद्ध के मुद्दे पर चर्चा की। इस सम्मेलन से रूस चीन के खेमे ने अमेरिका को सीधी चुनौती दे दी है। सम्मेलन में चीन, सऊदी अरब, जॉर्डन, मिस्र, इंडोनेशिया, फिलिस्तीन, OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के महासचिव शामिल हुए। बीजिंग से अरब नेताओं ने मांग उठाई कि इजरायल तुरंत सीजफायर लागू करे। गाजा पर इजरायल की बारूदी वर्षा से रूस और चीन को अरब में अपना वर्चस्व बढ़ाने का मौका दे दिया है। अरब में रूस के बढ़ते वर्चस्व का मतलब है इजरायल के अस्तित्व पर बढ़ता खतरा। इसीलिए बार बार यह आशंका बढ़ती जा रही है कि अरब में पहला न्यूक्लियर विस्फोट हो सकता है और ऐसा हुआ तो उसके बाद एटमी जंग पूरी दुनिया में फैल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत पर। दक्षिण लेबनान में इजरायल की भीषण बमबारी देखने को मिली है। लेबनान के सांसद के घर पर भीषण बमबारी हुई। इजरायली बमबारी में रिहायशी इलाके में तबाही हुई है। हिजबुल्लाह हमले के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। साल 1967 में इजरायली सेना ने एक जंग लड़ी, सिर्फ 6 दिन के लिए। और जानते हैं इस युद्ध से इजरायल को क्या फायदा हुआ। IDF ने मिस्र के सिनाई ऑयल फील्ड और सीरिया के गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया ताकि ऑयल और गैस का भंडार वो बढ़ा सके। और इस बार गाजा में जो युद्ध लड़ा जा रहा है उसे लेकर भी ये आशंका जताई जा रही है कि जंग की आड़ में इजरायल का ऑयल मिशन एक्टिव है, क्योंकि नेतन्याहू ने गाजा में युद्ध का आगाज हमास से इंतकाम लेने के लिए किया था। मगर अब इस जंग की आंच में गाजा के साथ साथ वेस्ट बैंक भी जल रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इजरायल का ऑयल मिशन क्या है? क्या गाजा और वेस्ट बैंक के खात्मे के साथ ही ये युद्ध पूरा होगा? देखिए।
45 दिनों से गाजा पर बारूदी प्रहार जारी है। 45 दिनों से गाजा का कोना कोना खंडहर होना जारी है। 45 दिनों से गाजा पर इजरायली सेना का विध्वंसक प्रहार जारी है। 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमास ने हमला किया और उसके बाद से हमास के खात्मे के लिए आईडीएफ ने गाजा पट्टी पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। उत्तरी गाजा से शुरू हुआ आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन दक्षिणी गाजा तक जा पहुंचा। लेकिन अब तो हैरानी इस बात की है कि नेतन्याहू की ब्रिगेड ने गाजा के साथ साथ वेस्ट बैंक पर भी जोरदार हमले शुरू कर दिए। वेस्ट बैंक के इलाकों को बारूद से बांटना शुरू कर दिया है। गाजा के बाद वेस्ट बैंक पर इजरायली सेना का हमला तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहा है। और वो ये कि गाजा पट्टी की जंगी आंच वेस्ट बैंक तक क्यों फैली? आईडीएफ के टारगेट पर गाजा के बाद वेस्ट बैंक क्यों आया? नेतन्याहू का मकसद गाजा के साथ वेस्ट बैंक की तबाही है या फिर पूरे फिलिस्तीन को नक्शे से मिटाना इजरायल का प्लान है? दरअसल जिस तरह गाजा से लेकर वेस्ट बैंक तक इजरायली सेना विध्वंस मचा रही है, उसे पूरी दुनिया हैरान है, क्योंकि 45 दिन पहले नेतन्याहू का प्रण सिर्फ और सिर्फ हमास के खात्मे का था। लेकिन अब इजरायली सेना के तेवर बिल्कुल बदले दिखाई दे रही हैं। गाजा में तबाही के बाद आईडीएफ वेस्ट बैंक को बम और गोला बारूद से दहला रही है। जानते हैं क्यों? गाजा और वेस्ट बैंक से सटे अपने ऑयल और गैस डिपो की सुरक्षा के लिए। इसके अलावा गाजा के इलाके में आने वाले तेल और गैस के भंडारों पर कब्जे के लिए। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। गाजा की तरह इजराइल के टारगेट पर अब वेस्ट बैंक भी आ चुका है। जानते हैं क्यों? दरअसल इजराइल का मकसद गाजा और वेस्ट बैंक के आसपास मौजूद अपने ऑयल और गैस डिपो को सुरक्षित करने का है। आपको बता दें कि गाजा पट्टी से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर हेलेड्स ऑयल फील्ड है, जो कि एश्केलोन, किरियन गन और स्टेडोरोट के बीच मौजूद है। लिहाजा गाजा से नजदीक होने के चलते इस ऑयल फील्ड पर हर वक्त हमास के हमले का खतरा बना रहता है। कई दफा हमास इस ऑयल फील्ड पर रॉकेट अटैक भी करता है। वहीं इजराइल का दूसरा तेल भंडार है मेगेड ऑयल फील्ड, जो कि कफर सबा और रोस हायेन कस्बे के पास मौजूद है। इतना ही नहीं, मेगेज ऑयल फील्ड वेस्ट बैंक से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। इस ऑयल फील्ड पर भी इजराइल विरोधी गुटों के अटैक का खतरा काफी ज्यादा है। इसके अलावा गाजा पट्टी से करीब 36 किलोमीटर दूर भूमध्य सागर में 610 मीटर की गहराई में एक नेचुरल गैस फील्ड है, जिसे गाजा मरीन गैस फील्ड के नाम से जाना जाता है। भले ही इस गैस फील्ड का कब्जा इजराइल का हो, लेकिन गाजा से सटे समुद्री इलाके में होने के चलते यहां पर भी हमास के हमले का खतरा मंडराता रहता है। यही वो 3 ऑयल फील्ड हैं जिन पर टोटल कंट्रोल या फिर उन्हें शुरू करने की कवायद को लेकर इजराइल आक्रामक तेवर अपनाए हुए है। लगातार गाजा से वेस्ट बैंक तक हमला कर रहा है, ताकि गाजा और वेस्ट बैंक में मौजूद फिलिस्तीनियों से यह इलाका खाली करवाया जा सके और फिर गाजा, वेस्ट बैंक समेत पूरे फिलिस्तीन पर इजराइल का कब्जा हो। और यह आशंका हवाई नहीं है, बल्कि इजरायली मिनिस्टर भी कुछ इस तरह के बयान दे रहे हैं। जिस दिन जंग खत्म होगी, उसके बाद दुनिया की तमाम बड़ी संस्थाएं गाजा को पुनर्स्थापित करने में जुट जाएंगी। लेकिन मेरा मानना है कि गाजा को फिर से पुनर्स्थापित करने के बजाय विस्थापित किया जाए, उसे दुनिया के किसी और हिस्से में शिफ्ट किया जाए। मतलब इजराइल का मकसद साफ है, फिलिस्तीन के वजूद को दुनिया के नक्शे से मिटाना, गाजा और वेस्ट बैंक समेत पूरे इलाके पर कब्जा करना, ताकि इजराइल बड़ी आसानी से अपने तमाम ऑयल फील्ड को बिना किसी खतरे के शुरू कर सके। और इसके अलावा गाजा वेस्ट बैंक के इलाके में मौजूद तेल और गैस के भंडार पर कब्जा कर सके।
आपको बता दें, गाजा से सटा हेलिब्स ऑयल फील्ड और वेस्ट बैंक के पास मौजूद मेगिस ऑयल फील्ड को जल्द ही इजराइल शुरू कर सकता है, मगर नेतन्याहू का ड्रीम प्रोजेक्ट है भूमध्य सागर में मौजूद गाजा मरीन गैस फील्ड, जिस पर कब्जे के साथ ही इजराइल भविष्य में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके गैस निकालने का काम शुरू कर सकता है। इसलिए गाजा को खाली करवाया जा रहा है, क्योंकि गाजा मरीन नेचुरल गैस फील्ड 1999 में ब्रिटिश गैस कंपनी ने खोजी थी। फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने ब्रिटिश गैस को गाजा मरीन विकसित करने के लिए 25 साल का लाइसेंस दे दिया। इजराइल ने इस सौदे पर अमेरिका के सामने ऐतराज जताया। इजराइल ने शर्त रखी, गाजा मरीन से होने वाले फिलिस्तीनी अथॉरिटी के मुनाफे पर तेल अवीव का नियंत्रण होगा। इजराइल ने कहा है, गाजा मरीन के मुनाफे को फिलिस्तीनी अथॉरिटी टेरर फंडिंग में इस्तेमाल कर सकती है। हालांकि अमेरिका बार बार ये कह रहा है कि जंग खत्म होने के बाद गाजा और वेस्ट बैंक की सत्ता पीए यानी फिलिस्तीनी अथॉरिटी को सौंप दी जाए, लेकिन इजराइल इस फैसले के पक्ष में नहीं है, क्योंकि फिर से गाजा और वेस्ट बैंक पर पीए का कंट्रोल रहा तो मुमकिन है कि इजराइल विरोधी गुट फिर से एक्टिव हो सकते हैं, जिसका मतलब ये कि इजराइल के गैस तेल भंडार और डिपो पर फिर से हमले का खतरा मंडराने लगेगा, जिसे नेतन्याहू बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी9 भारत। इजराइल पर हिजबुल्लाह ने का हमला, 4 बुरकान मिसाइल से किया गया ये बड़ा हमला। इजराइल का ब्रानेट सैन्य बेस तबाह हो गया है। सैन्य बेस का बैरक क्षेत्र पूरी तरह से हुआ तबाह। गाजा युद्ध को 45 दिन बीत चुके हैं। ग्राउंड ऑपरेशन में इजराइल हमास के ठिकानों को टारगेट कर रहा है। हमास लड़ाकों को चुन चुनकर मौत के घाट उतार रहा है। गाजा के इस रण में अब इजराइल की महिला कमांडो भी शामिल हो चुकी हैं। ऐसा पहली बार है जब इजराइल की महिला बटालियन गाजा की जमीन पर उतरकर हमास के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। ये महिला कमांडो कितनी घातक हैं और ऐसी क्या वजह है जो इजराइल को अपनी महिला ब्रिगेड को गाजा के रण में भेजना पड़ा, इस रिपोर्ट में देखिए। गाजा का रण और भीषण होता जा रहा है। आईडीएफ के जवान आसमान से व्हाइट फास्फोरस बम बरसा रहे हैं। तो जमीन पर मौजूद सैनिक हमास के ठिकानों पर बारूदी वर्षा कर रहे हैं। इधर हमास के लड़ाके भी इजरायली सैनिक और टैंकों को चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं। इजराइल के जवान हमास के खात्मे की सौगंध लेकर गाजा को छलनी कर रहे हैं, तो हमास किसी भी हालत में घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं। वो गरज के साथ इजरायली जवानों पर हमले कर रहा है। ऐसे में गाजा के रण में भीषण वार पलटवार का सिलसिला जारी। मृत्युलोक बन चुके गाजा के रण में अब हमास की महिला कमांडो एंट्री कर चुकी है। वो गाजा की जमीन पर दुश्मन के ठिकानों में घुसकर हमास के लड़ाकों से लोहा ले रही। अब तक इजराइल की महिला कमांडो इजराइल गाजा के बॉर्डर पर मोर्चा संभाले हुए थे, लेकिन ऐसा पहली बार है जब इन महिला कमांडो को सीधे गाजा की जंग में गाजा की जमीन पर उतारा गया है।
ये इजराइल की महिला कमांडो का वीडियो है। दावा है कि ये महिला सैनिक गाजा में हमास के खिलाफ जंग लड़ रही हैं। वीडियो में महिला कमांडो के साथ नजर आ रही ये लेफ्टिनेंट कमांडर यार्डन शोक्रोन है, जो सचर बटालियन की कमांडर है। दावा है कि गाजा में सचर बटालियन की कमान यार्डन शोक्रोन खुद संभाल रही हैं। गाजा की जंग में महिला कमांडो को क्यों उतारा गया है? आखिर इजराइल के इस फैसले के पीछे उसका हिडन सीक्रेट क्या है? उसे जानने के लिए आपको सचर बटालियन के बारे में जानना जरूरी है। आईडीएफ के सचर बटालियन सर्च एंड रेस्क्यू ब्रिगेड का हिस्सा है। इस यूनिट को साल 2013 में बनाया गया था। इसमें महिला और पुरुष कमांडो शामिल होते हैं। इन्हें खास तरह की कमांडो ट्रेनिंग दी जाती है। ये महिला कमांडो दुश्मन के छिपे ठिकानों को ढूंढने में माहिर होती है। परमाणु और जैविक वॉरफेयर के लिए खास तौर से इन्हें तैयार किया जाता है। रासायनिक वॉरफेयर में भी इनका कोई मुकाबला नहीं होता। सिर्फ इतना ही नहीं, सचर बटालियन की इन महिला कमांडो को 1-to-1 फायरिंग कॉम्बैट मिशन के लिए भी स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। दुश्मन के छिपे ठिकानों को ढूंढ निकालने की काबिलियत और 1-to-1 फायरिंग कॉम्बैट की कला इन्हें बेहद खतरनाक कमांडो बनाती है। इसीलिए इन महिला जवानों को गाजा की जंग में उतारा गया है, ताकि वो इमारतों में छुपे हमास लड़ाकों को ढूंढ सके और चुन चुन कर मौत के घाट उतार सके। इजराइल की ये महिला कमांडो फिलहाल शाती इलाके में ऑपरेशन चला रही है, जहां इजराइल के 165वीं डिवीजन के जवान भी एक्टिव हैं। इधर इजराइल ने अपने ग्राउंड ऑपरेशन को और तेज कर दिया है। बीते 24 घंटे में इजरायली टैंकों ने हमास के ठिकानों पर भीषण बमबारी की। फिलहाल इजराइल के टारगेट पर शेख एजरेल और रिमल के इलाके। इधर इजराइल ने अपने ग्राउंड ऑपरेशन को और तेज कर दिया है। बीते 24 घंटे में इजरायली टैंकों ने हमास के ठिकानों पर भीषण बमबारी की। फिलहाल इजराइल के टारगेट पर शेख एजरेल और रिमल के इलाके। दरअसल रीमल और शेख एजमिन गाजा के सबसे पॉश इलाके माने जाते हैं। दावा है कि यहाँ ज्यादातर घर हमास कमांडर्स के हैं। ऐसे में इजराइल के जवान अब इलाकों में ग्राउंड ऑपरेशन चला रहे हैं। शेख एजलिन और रिमल में इजरायली सैनिकों और हमास लड़ाकों के बीच जबरदस्त जंग जारी है। आईडीएफ का दावा है कि शेख एजलिन और रिमल में 35 सुरंगों को नष्ट किया गया है। 4 हथियार गोदाम को इजराइल ने तबाह कर दिया। इन इलाकों में अब तक 28 हमास लड़ाके मारे जा चुके हैं। ये वीडियो जबालिया का है, जहां हमास ने एक इमारत में ऑब्जर्वेशन पोस्ट बना रखी थी। इजरायली जवानों ने इसे धमाके में तबाह कर दिया। हेत बेनान में इजराइल ने हमास के ठिकानों और हथियार गोदामों को तबाह कर दिया, जिसका वीडियो सबूत भी इजराइल ने जारी किया। सिर्फ हमास ही नहीं, इजराइल फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद संगठन पर भी हमले कर रहा है। आईडीएफ फोर्सेस ने पीआईजे के हथियार गोदाम को बम धमाकों में नष्ट कर दिया। गाजा के जैतून में भी इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन सर्विसेज और हमास लड़ाकों में आमने सामने की जंग जारी है। इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन जहां बेहद आक्रामक हो चुका है, वहीं इजराइल के हवाई हमले भी गाजा को दहला रहे हैं। ये वीडियो दीर अल बला का है, जहां आईडीएफ के एयर स्ट्राइक के बाद भीषण तबाही मच गई। मलबे के बीच लोग अपने परिजनों को ढूंढते नजर आए। इजराइल की सेना जहां हमास पर हमलावर है, वहीं हमास लड़ाके भी उस पर भीषण पलटवार कर रहे हैं। ये वीडियो हमास लड़ाकों ने जारी किया है, जिसमें गाजा के अलग अलग शहरों में इजराइल के विनाशक टैंक तबाह होते नजर आ रहे हैं। वेस्ट बैंक में भी हमास लड़ाके इजराइल के खिलाफ आक्रामक रुख इख्तियार कर चुके हैं और इजराइल के मिलिट्री व्हीकल पर रॉकेट लॉन्चर से हमले कर रहे हैं। बीते 24 घंटे में हमास ने इजराइल को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है।
हमास ने इसराइल के 5 टैंक तबाह कर दिए, वहीं 2 इजरायली सैनिकों को मार गिराया। ग्राउंड ऑपरेशन के बाद से अब तक इसराइल के कुल 65 सैनिक मारे जा चुके हैं। ऐसे में अब इसराइल के वॉर ग्राउंड में आईडीएफ की खतरनाक महिला कमांडो भी मोर्चा संभाल चुकी है, जिनके दुश्मन को ढूंढने और मार डालने की काबिलियत गाजा के रण में हमास के लिए और मुश्किलें पैदा कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। हिजबुल्लाह के ठिकाने पर इजरायली हमला, हिजबुल्लाह का हथियार डिपो तबाह हुआ है। टैंक और फाइटर जेट से इजरायल ने हमला किया। हमले से हिजबुल्लाह का ठिकाना ध्वस्त हुआ। सात अक्टूबर को हमास लड़ाके अपने साथ 240 लोगों को अगवा करके गाजा ले गए थे। तब से लेकर अब तक इजराइल बंधकों का सुराग लगाने में नाकाम रहा है, लेकिन पहली बार आईडीएफ के हाथ ऐसे सबूत लगे हैं जो ये बताते हैं कि किस रास्ते बंधकों को हमास के लड़ाके ले गए और उन्हें कहां छिपा कर रखा गया। आईडीएफ को कुछ ऐसे वीडियो सबूत भी मिले हैं जिससे आईडीएफ को यह पता लगा है कि एक अस्पताल के खुफिया तहखाने में बंधकों को कैद करके रखा गया था। इतना ही नहीं, उस सीक्रेट सुरंग में कुछ ऐसा भी मिला जो दिल दहला देने वाला था। जिस सुरंग में पहली बार बंधकों को रखा गया, उसका पता लग गया है। जिस सुरंग से हमास उड़ा के बंधकों को दूसरी जगह ले गए, उस सुरंग का सुराग लग गया है। टीवी पर पहली बार सुरंग का सबूत। टीवी पर पहली बार अस्पताल की टनल। टीवी पर पहली बार बंधकों को रखने वाली सुरंग। इजराइल का दावा है कि अल-शिफा अस्पताल के नीचे बनी सुरंग में ही पहली बार बंधकों को लाया गया था। हमास लड़ाके गाजा पट्टी बॉर्डर पार करके बंधकों को अगवा करके इसी अस्पताल में लेकर आए थे। उसके बाद इसी सुरंग से दूसरी सुरंगों में उन्हें ले जाते रहे। यही वजह है कि आईडीएफ ने बमबारी करके अल-शिफा के एक बड़े हिस्से को जमींदोज कर दिया। आईडीएफ ने खुद वीडियो जारी करके वो सबूत दिए हैं जहां बंधकों को रखा गया था। वो सबूत अल-शिफा अस्पताल से सामने आए हैं। अल-शिफा के सीसीटीवी से चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। इस वीडियो को देखिए। सबसे पहले इस फुटेज की तारीख और वक्त पर गौर कीजिए। इसमें इस साल की तारीख 7 अक्टूबर दिख रही है और वक्त करीब 10:53 का है। ये इजराइल का वक्त है। अब देखिए, अल-शिफा अस्पताल में तेजी से एक बंधक को गन पॉइंट पर घसीटते हुए लाया जाता है। अस्पताल स्टाफ भी इसमें मदद करता हुआ दिखता है। एक अस्पताल में बंधक को पकड़े जाने के बाद हाथ उठाकर खुशी जताता है। अब दूसरा वीडियो देखिए। यह अस्पताल के अंदर का है। इसमें हाईटेक गन लिए हमास लड़ाके दिख रहे हैं। इसी वक्त एक बंधक को स्ट्रेचर पर लाया जाता है। बंधक जख्मी है, खून बह रहा है। उसे एक दूसरे वार्ड में ले जाया जा रहा है। आईडीएफ ने दावा किया है कि दोनों बंधकों को अगवा करके हमास लड़ाके लाए थे। इनमें से एक थाईलैंड और एक नेपाल का बताया जा रहा है। इस तीसरी तस्वीर में देखिए, बंधकों के चेहरे जबरन ढके जा रहे हैं। इसमें 3 बंधक दिख रहे हैं। इसमें भी तारीख 7 अक्टूबर और वक्त 10:55 का है। इतना ही नहीं, हमास लड़ाके आईडीएफ के वाहनों को भी छीन कर ले आए। उन्हीं वाहनों में अगवा किए लोगों को लेकर आए। ये अल-शिफा के कंपाउंड में खड़े वाहन आईडीएफ के हैं। वक्त और तारीख देख लीजिए, 7 अक्टूबर और वक्त 10:42। दूसरी तस्वीर में वक्त 10:53 है।
इनमें से एक वाहन वही है जिसमें एक महिला को पालों से घसीटकर जबरन बिठाया गया। आईडीएफ ने उसी वाहन की तस्वीर जारी की है जो अल शिफा के बाहर खड़ी दिखाई थी। 7 अक्टूबर को इसी वाहन में महिला को अगवा किया गया था। सात अक्टूबर को किडनैप करने के बाद बंधकों को कहां रखा गया, उसका सबूत भी आईडीएफ ने जारी किया है। यही वो सुरंग है जिसमें बंधकों को रखा गया। इसी में हमास लड़ाके बंधकों को ले गए, जहां से आईडीएफ को कई हाईटेक हथियार और दूसरे सबूत मिले। We've arrived at the Shifa Hospital. To the back of you, you see intact. The Qatari section of the hospital, lights are on. The hospital is still functioning. This has been a very slow and gradual operation in discovering munitions, weapon caches. And tonight, we found the first very sophisticated shaft. This shaft was in a sheltered area inside the hospital under a car that was full of weapons. इसके अलावा वीडियो भी आईडीएफ ने जारी किया है जिसमें सीक्रेट सुरंग साफ दिख रही है जो अल शिफा की दूसरी बिल्डिंग की है। दस मीटर गहरी सुरंग में उतरने के लिए पहले एक सीढ़ी है जो 3 मीटर तक जाती है। इसके आगे 7 मीटर तक घुमावदार लोहे की सीढ़ियां हैं। फिर बाद में एक सीक्रेट दरवाजा है। आईडीएफ ने बताया है कि अल शिफा अस्पताल में सुरंग तक जाने के लिए एक सीक्रेट दरवाजा था जहां तक पहुंचने के लिए जबरदस्त सुरक्षा लगाई गई थी। बंधकों को अगवा करके जब लाया गया तो अल शिफा की दूसरी इमारत पूरी तरह से सील कर दी गई थी। कदम कदम पर हमास लड़ाके अल शिफा में निगरानी करते थे। खास बात यह कि सुरंग तक जाने के कई रास्ते थे जिसमें बाहर से एक शाफ्ट के जरिए और अल शिफा के अंदर से ऑपरेशन थिएटर से भी रास्ता था। यही वजह है कि बंधकों को अंदर लेकर हमास लड़ाके गए और वहां से उन्हें दूसरी सुरंग में शिफ्ट कर दिया गया। हालांकि हमास ने आईडीएफ के दावों को खारिज किया है, लेकिन आपको उसी वक्त का हमास हेल्थ मिनिस्ट्री का एक ट्वीट दिखाते हैं जिसे आईडीएफ ने जारी किया है, जिस पर लिखा है 7 अक्टूबर को हमारे बहादुर लड़ाके एक शख्स को यहूदियों के इलाके से अल शिफा अस्पताल में लेकर आए जो किसी दूसरी जगह घायल हुआ था। उसका एक पैर भी नहीं है। अब इसे खारिज नहीं किया जा सकता कि हम हर किसी की मदद करते हैं। हम पर भरोसा कीजिए। जिस घायल शख्स का जिक्र हमास हेल्थ मिनिस्ट्री के ट्वीट में किया गया है ये उसी का सीसीटीवी वीडियो है, लेकिन अब हमास इसे खारिज कर रहा है क्योंकि इससे हमास के किडनैपिंग प्लान का खुलासा हो गया। साथ ही अल शिफा में हमास सेंटर सबके सामने आ गया कि कैसे अस्पताल को हमास लड़ाकों ने अपनी पनाहगाह बनाया हुआ था, जिसे जमींदोज करके आईडीएफ ने खौफनाक सच सामने ला दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। गाजा में अस्पताल संघार का नया एपिसोड शुरू हो गया है। गाजा के अस्पतालों को इजरायली सेना अपने कब्जे में लेती जा रही है। अल शिफा अस्पताल के बाद गाजा के इंडोनेशिया अस्पताल को भी इजरायली सेना ने अपने बारूदी चक्रव्यूह में घेर लिया है। इंडोनेशिया अस्पताल की इजरायली सेना ने भारी संख्या में टैंकों के साथ नाकाबंदी कर दी है। गाजा के कई दूसरे अस्पतालों पर भी बमबारी तेज होने से पूरे गाजा में त्राहिमाम मचा हुआ है। حالة من الرعب والخوف يمنع المستشفى عند الجرحى والمرضى. गाजा में अस्पतालों का विध्वंस चरम पर पहुंच चुका है। अल शिफा के बाद अब इंडोनेशियन अस्पताल इजराइल के हमलों का सबसे बड़ा निशाना बन गया है। इंडोनेशियन अस्पताल के पास लगातार गोलाबारी जारी है।
इंडोनेशियन अस्पताल के पास के बिल्डिंग्स को भी इजरायली सेना लगातार निशाना बना रही है। ऐसे में अस्पताल के आसपास लगातार धमाके हो रहे हैं। इंडोनेशियन अस्पताल के पास लगातार रॉकेट दागे जा रहे हैं। लगातार बारूद बरसने से अस्पताल के आसपास कई इमारतों में आग लग गई, जिसके बाद कुछ इमारतें जलकर खाक भी हो गईं। गाजा में इंडोनेशियन अस्पताल को इजरायली टैंकों ने घेर लिया है। अस्पताल के चारों तरफ बड़ी संख्या में टैंक खड़े हैं। अस्पताल को घेर कर टैंकों से टारगेट भी किया जा रहा है, गोली बरसाए जा रहे हैं। गाजा के इंडोनेशियन अस्पताल के पास दिन में भी बमबारी की जा रही है। इजरायली सेना अल शिफा अस्पताल की तरह इंडोनेशियन अस्पताल में भी हमास के अड्डे का दावा कर रही है। पिछले 12 घंटों में लगातार बमबारी से इंडोनेशियन अस्पताल को भारी नुकसान हुआ है। बमबारी के बाद अस्पताल के बिल्डिंग के अंदर कई जगहों पर विध्वंस की निशानियां दिख रही हैं। अस्पताल में चारों तरफ मेडिकल उपकरण और दूसरा सामान बिखरा पड़ा है। इक्विपमेंट पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। अस्पताल में मरीजों के कमरे और इमरजेंसी रूम भी तबाह हो गए हैं। अस्पताल में हर तरफ बदहवासी है, त्राहिमाम मचा है, क्योंकि यहाँ अस्पताल से ज्यादा किसी तबाह बंकर जैसे हालात दिख रहे हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि इजरायली सेना की गोलाबारी से इंडोनेशियन अस्पताल में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। फिलिस्तीनी मंत्रालय ने दावा किया है कि गाजा में अब तक 200 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों की मौत हो चुकी है। आईडीएफ के शेलिंग में 2 डॉक्टर्स भी मारे गए हैं। 130 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मी घायल हो गए हैं। जबालिया कैंप से विस्थापित हजारों लोगों ने इंडोनेशियन अस्पताल में शरण ले रखी है। इंडोनेशियन अस्पताल में शरण ले रखे लोगों पर अब सबसे बड़ा खतरा है यहां होने वाली लगातार बमबारी। गाजा के लोगों ने पहले ही आशंका जताई थी कि इजरायली सेना अल शिफा की तरह ही इंडोनेशियन अस्पताल को भी कब्जे में ले सकती है। वो आशंकाएं पिछले 24 घंटों में सच हो गईं। इंडोनेशियन अस्पताल को इजरायल ने अपने कब्जे में ले लिया है। इंडोनेशियन अस्पताल उत्तरी गाजा का प्रमुख अस्पताल है, जहां लगातार हमलों के बाद हॉस्पिटल स्टाफ ने यूएन और रेड क्रॉस की मदद की गुहार लगाई है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने भी अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन से गाजा में जल्द युद्ध विराम करवाने की अपील की थी, लेकिन इसके बावजूद इजरायल के हमले जारी हैं। इजरायल के ग्राउंड ऑपरेशन के बाद गाजा में मौत के आंकड़ों की तरह ही यहाँ के अस्पतालों में शरण लेने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 122 लोग गाजा के नासिर अस्पताल पहुंचे, जिसमें से 70 लोग मृतक घोषित कर दिए गए। अस्पताल पहुंचने वालों में कई बच्चों समेत दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल थे। अस्पताल में जरूरी उपकरण न होने की वजह से डॉक्टर्स एक दिन में सिर्फ 10 सर्जरी ही कर पा रहे हैं। गाजा के अस्पतालों के हालात हर दिन भयावह होते जा रहे हैं। इंडोनेशियन अस्पताल के अलावा गाजा के कई दूसरे अस्पतालों पर भी लगातार हमले हो रहे हैं। इजरायल के ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान हमास के लड़ाके रंदीसी अस्पताल में भी भागते देखे। इस दौरान आईडीएफ से आमने सामने की जंग भी हुई, भारी गोलाबारी हुई।
गाजा के कई अस्पतालों में इजरायली सेना की आर्टिलरी हमास के लड़ाकों की तलाश में लगातार गोलाबारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। गाजा से बंधकों की रिहाई पर सस्पेंस बरकरार है। हालांकि बैकडोर से हमास से डील का दावा किया जा रहा है, लेकिन जैसे ही लगता है कि हमास बंधकों को छोड़ने को मान गया है, वैसे ही हमास की एक और शर्त सामने आ जाती है। इस बीच अमेरिका और कतर ने ऐसा फॉर्मूला निकाला है जिससे हमास रिहाई के लिए तैयार हो सकता है, लेकिन इस दफा इजराइल ने मामला फंसा दिया है। इजराइल में कत्लेआम मचाने वाले हमास के तेवर अभी भी उतने ही खौफनाक हैं जितने 7 अक्टूबर को थे। ना तो इजराइल हमास का कुछ बिगाड़ पाया है और ना ही अमेरिका हमास को बंधकों की रिहाई पर तैयार कर पाया है। ऐसे में 240 बंधकों की जिंदगी पर खतरा मंडरा रहा है। हमास की कैद में बंधक छटपटा रहे हैं। रिहाई के लिए हमास रोज नई शर्तें रख रहा है। ऐसे में रोज बंधकों की रिहाई टलती जा रही है, लेकिन अब कतर की कोशिश से कुछ बात बनती नजर आ रही है। ऐसे में 3 देशों की 3 बातें सामने आ रही हैं। अमेरिका का कहना है हमास से बातचीत आखिरी दौर में है। कतर का कहना है अगले 24 घंटे में बंधकों की रिहाई हो सकती है, जबकि इजराइल का कहना है बैक चैनल के जरिए बातचीत हो रही है। जबकि इन तीनों ही स्थितियों पर हमास का कुछ और ही कहना है। बंधकों की रिहाई पर अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं, जिनके बारे में हमास स्पष्टीकरण नहीं दे सकता। इतना जरूर है कई शर्तों को इजराइल खारिज कर चुका है। इस वजह से रिहाई पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। जबकि इससे पहले अमेरिका और कतर की तरफ से कहा गया था कि बंधकों को छोड़ने पर हमास ने कुछ शर्तें रखी थी। अब इजराइल को तय करना है कि वो इसे मानता है या नहीं। हमास ने जो शर्त रखी है उसमें कहा है कि 5 दिन का सीज फायर किया जाए, अस्पतालों, मस्जिदों और स्कूलों पर बमबारी न की जाए, हर दिन 6 घंटे गाजा पर हवाई निगरानी रोकी जाए जिससे बंधकों के ठिकाने का पता नहीं लग पाए। इसके अलावा इजरायली जेलों में बंद फिलिस्तीनी महिलाओं और बच्चों को छोड़ा जाए। इसके अलावा ईंधन आपूर्ति के लिए 400 ट्रक भेजे जाएं और मानवीय सहायता के लिए रसद का इंतजाम किया जाए। ऐसा हुआ तो हमास पहले 50 महिलाओं और बच्चों को रिहा करेगा, उसके बाद आगे की डील पर बात बन सकती है। लेकिन इजराइल ने 400 ट्रक देने से इनकार कर दिया है। बाकी शर्तों पर विचार किया जा रहा है, नेतन्याहू ने बताया। अब तक बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए कोई समझौता नहीं हुआ है और कई तरह की रिपोर्ट सामने आ रही हैं जो कि सही नहीं है। जैसे ही कोई डील होगी, इजरायली जनता को सूचित कर दिया जाएगा। इस बीच इजरायली कैबिनेट में रिहाई पर 2 खेमे बन गए हैं। एक खेमे का कहना है इजराइल को जिसे भी बचाना हो उसे बचाने के लिए तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, जबकि दूसरे खेमे की तरफ से कहा जा रहा है सेना को पूरी ताकत से हमास पर हमले जारी रखने चाहिए जिससे दबाव बना रहे। हालांकि अमेरिका और कतर इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि बंधकों की रिहाई के लिए जल्द ही कोई न कोई फॉर्मूला निकल आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। गाजा विध्वंस के बीच एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने अमेरिका से लेकर अरब तक हलचल पैदा कर दी है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजराइल को हमले की जानकारी पहले से थी। सिर्फ इतना ही नहीं, दावा यह भी है कि म्यूजिक फेस्टिवल में नरसंहार का दोषी हमास नहीं बल्कि खुद
इजराइल है। इस रिपोर्ट में और भी कई चौंका देने वाली जानकारियां सामने आई हैं, जो इजराइल को सवालों के घेरे में खड़ा करते हैं। क्या 7 अक्टूबर को हमले की जानकारी आईडीएफ को पहले से थी? क्या इजराइल ने हमास को हमले का मौका दिया? गाजा वॉर के बीच अरब देशों की मीडिया में ऐसे ही सवाल पूछे जा रहे हैं और इन सवालों के सेंटर में है वो रिपोर्ट जिसे खुद इजराइल के एक अखबार ने छापा है, वो भी इजरायली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के आधार पर। इजरायली अखबार हारित्ज की रिपोर्ट में बेहद सनसनीखेज दावे किए गए हैं, जिसके बाद से अरब देशों में हलचल पैदा हो गई। 7 अक्टूबर को हुए नरसंहार और इस जंग का दोषी इजराइल को ठहराया जा रहा है। इजरायली अखबार हारित्ज ने अपने रिपोर्ट में कहा है, हमास को म्यूजिक फेस्टिवल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हमास लड़ाके ग्लाइडर से पहुंचे तब पार्टी के बारे में पता चला। कई नागरिकों की मौत इजरायली हेलीकॉप्टर की गोलीबारी में हुई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि म्यूजिक फेस्टिवल 6 अक्टूबर की रात को ही खत्म होना था, जिसे देर रात इमरजेंसी ऑर्डर के बाद 24 घंटे के लिए बढ़ा दिया गया। इस रिपोर्ट के बाद फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने इजराइल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बयान जारी करते हुए कहा, हमास पर नरसंहार का आरोप गलत है। इजरायली हेलीकॉप्टर ने पार्टी में मौजूद लोगों की हत्या की। किबुत्ज में सैकड़ों जानें ली। मोहम्मद अब्बास के इस बयान पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मीडिया के सामने आए और इसका जवाब दिया। Today, the Palestinian Authority spokesman in Ramallah said something utterly preposterous. It denied that it was Hamas that carried out the horrible massacre at the Nature Festival near Gaza. It actually accused Israel of carrying out that massacre. This is a complete reversal of truth. Abu Mazen, who in the past has denied the existence of the Holocaust, today is denying the existence of the Hamas massacre. And that's unacceptable. इजरायली अखबार हारित्ज ने अपनी रिपोर्ट में इजरायली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को आधार बनाया है, जिसके सामने आने के बाद इजरायल पुलिस ने बयान जारी कर इस रिपोर्ट का खंडन किया है। जांच सिर्फ पुलिस कार्रवाई पर केंद्रित थी। आईडीएफ को लेकर उसने कोई जांच नहीं की। हमने हवाई हमलों की वजह से मौत के बारे में कोई संकेत नहीं दिया। इजरायल भले अपने ही मीडिया रिपोर्ट को खारिज कर रहा हो, लेकिन ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है जो इजराइल को सवालों के घेरे में खड़ा करती है। डेली मेल की एक रिपोर्ट में भी एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके मुताबिक 7 अक्टूबर के हमले से पहले इजराइल का बैलून सिक्योरिटी सिस्टम काम नहीं कर रहा था। बॉर्डर पर मौजूद 7 में से 3 सिस्टम मेंटेनेंस की वजह से बंद थे। जो चालू होते तो इस हमले की खबर आईडीएफ को वक्त रहते मिल जाती और हमास इतने बड़े हमले को अंजाम नहीं दे पाता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इजराइल और हमास का युद्ध बाइडेन के गले की हड्डी बनता जा रहा है। गाजा की जंग शुरू होने के बाद से ही बाइडेन की लोकप्रियता कम होती जा रही है। इस युद्ध के बाद बाइडेन के सियासी करियर का ग्राफ बहुत तेजी से नीचे गिरा है। गाजा युद्ध को लेकर बाइडेन बाहर तो घिरते ही जा रहे हैं, घर के अंदर भी ट्रंप जैसे बड़े नेताओं ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जब से इजराइल और हमास के बीच जंग शुरू हुई और गाजा को लेकर दुनिया भर में इजराइल और अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, अमेरिकी प्रेसिडेंट पर भी सियासी ग्रहण लग गया है। युद्ध के बाद बाइडेन को उनके करियर में सबसे लो रैंकिंग देखनी पड़ी है। एक सर्वे के अनुसार राष्ट्रपति बाइडेन की रेटिंग 40% तक गिर गई है।
70% अमेरिकी लोगों ने इजराइल पर बाइडेन के फैसले को गलत बताया है। सर्वे में पहली बार बाइडेन पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पीछे हो गए। 60% लोगों की पसंद के साथ ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए। ट्रंप और कई बड़े नेताओं ने घर के अंदर ही बाइडेन को घेर लिया है। Putin's a killer. A lot of killers. Got a lot of killers. What, you think our country's so innocent? You think our country's so innocent? Been against the war in Iraq from the beginning. Yeah, mistakes are different, Dan. A lot of mistakes, okay, but a lot of people were killed. So, a lot of killers around, believe me. बाइडेन जहां अपने देश में ही अपने नेताओं की आलोचना झेल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कई देशों में इजराइल के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों में अमेरिकी सरकार के खिलाफ भी लोग झंडे उठा रहे हैं। इजराइल और हमास के बीच जंग को रोकने के लिए अमेरिका पर दुनिया भर से लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। फ्रांस से लेकर मोरक्को तक लोग गाजा पर एकजुट होकर युद्ध विराम की मांग कर रहे हैं। लोग यहां बेंजामिन नेतन्याहू के फैसलों की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। वहीं अमेरिकी सरकार के रवैये को लेकर भी नाराज है। गाजा पर दुनिया भर में बढ़ते विरोध प्रदर्शन से अमेरिकी सरकार की भी काफी किरकिरी हो रही है। बेंजामिन के साथ बाइडेन भी घिरते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष।